ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है, अभी भी सफ़र जारी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने देखा था अक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, यानी कि यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव था और आप जानते हैं -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है ना। और इससे कहीं दूर स्थित कोई बिंदु ले लेते थे और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, है ना, E का मान। राइट, E का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर। लेकिन अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर। किस पर? निरक्षीय रेखा पर। यानी कहने का मतलब है कि ये अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूँ, तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव है। चलिए यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं आपको अच्छी तरह से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हम लोग विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। राइट, ये -Q आवेश है और यहाँ पर कोई +Q आवेश है। राइट, अब क्या है दोस्तों कि ये दोनों को घेर लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों के बीच का अल्प दूरी जो है 2a है, 2a है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के लंबार्धक, यानी कि मान लीजिए कि मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो लंबार्धक कहाँ होगा? इस पर लंबवत खींचे अगर हम लोग, तो ये इंच लगाकर हम खींच दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि हम इसे अगर y अक्ष भी कह दें, तो इस पॉइंट पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही वाला जो बिंदु होता है निरक्ष कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है दोस्तों? निरक्ष। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंबार्धक मतलब लंबवत आपको लेना है ना। ये पूरा टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, ये 2a है। तो अब बताइए ये वाला क्या होगा? a होगा, और ये क्या होगा? a होगा। और हम लोग देखें तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। क्या दे देते हैं दोस्तों? P बिंदु दे देते हैं। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब हम बता दें कि -Q आवेश को, यानी इस बिंदु को, यहाँ पर इस बिंदु को और यहाँ से इस बिंदु को, दोनों को मिला देंगे। तो ये मिला लेते हैं हम लोग, यानी कि विद्युत द्विध्रुव और बिंदु P से इसको मिला देंगे। राइट, यहाँ पर ये भी मिला लेंगे हम लोग। अब हमने बोला कि ये बिंदु P जो है, इस मध्य बिंदु यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये बिंदु P r दूरी पर स्थित है। कहाँ? r दूरी पर। r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर देखा जाए तो +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं एक एकांक आवेश ले लूँ, यानी +Q आवेश। राइट, इसको एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर +Q आवेश है यहाँ पर। अब देखिए तो प्लस और प्लस में क्या होगा? क्या होता है? रिपेल करता है ना दोनों एक दूसरे को, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। तो ये वाला इसको इधर के डायरेक्शन में ढकेलेगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा हमारा। ये हमारा हो गया। राइट, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस विद्युत क्षेत्र यानी +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसको हम लोगों ने E1 मान लिया। राइट, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे +Q आवेश है
और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अब मैं ये पूछूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो आपका आंसर होगा सर इधर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों प्रकृति में विपरीत है और दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा इसको इधर खींचेगा, ये माइनस क्यू आवेश, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा। यानी इधर विद्युत क्षेत्र E2 का दिशा होगा। अब E2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं हम लोग कि ये E2 हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अब जितना भी हमने लिखा है वही चीज़, जितना भी इसमें डायग्राम में बनाया है ये पहले लिख देते हैं हम लोग, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना क्यू परिमाण का तथा अल्प दूरी 2a का कोई विद्युत द्विध्रुव है ना, जिससे ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले आप इतना लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, माना क्यू परिमाण का तथा अल्प दूरी 2a का कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं। तो हमने वही यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, आपके समय बचाने के लिए, ठीक। माना क्यू परिमाण का आवेश और 2a अल्प दूरी का कोई द्विध्रुव निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी हम कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हम लोग कि क्यू परिमाण का आवेश है और अल्प दूरी और 2a अल्प दूरी का कोई द्विध्रुव निरक्षीय बिंदु P पर हम लोगों को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर समझाए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला कि माना क्यू परिमाण का, है ना, 2a अल्प दूरी का कोई विद्युत द्विध्रुव है। अब जितना हमने बोला उतना भी नहीं लिखा है, इसको और भी शॉर्ट में लिखा है जानबूझकर कि आपको क्या हो कि फालतू शब्द ना लिखना पड़े, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हम लोगों को एग्जाम हॉल में बनाकर आना है, इसलिए इसको आसानी पूर्वक बता रहे हैं, राइट। तो विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो कि निरक्षीय स्थिति है ना। इस बिंदु P का क्या है, निरक्षीय स्थिति है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। या आप लिख सकते हैं निरक्षीय बिंदु P पर, किस बिंदु P पर, निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख लेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया। या आप यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, ये हमने फिगर भी बना लिया, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना। तो इसको जब समझा दूंगा ना तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल में आप फिगर में बस यही अभी देखते रहिए, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब हम लोग क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी E1 का मान, राइट। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख सकते हैं। और हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, इस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, और इसको हमने क्या मान लिया, E1। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, E1 बराबर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं देख लूँ यहाँ से कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करें तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखते चलिए। तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर K Q बटा में R स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं। तो K तो हमारा कांस्टेंट है, यानी परावैद्युतांक, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। लेकिन आवेश हम लोगों के पास देखिए यहाँ पर आवेश है क्या, हाँ एकदम है। R स्क्वायर क्या है, तो आवेश से बिंदु P पर बिंदु P की जो दूरी है वही है। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि ये दूरी कैसे निकाल पाएंगे, यानी ये P है और इसका मैं A
और इसका ये पॉइंट का बी रख दूँ नाम, है ना। तो आप बीपी का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा आधार हुआ और ये लंब हुआ, तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण क्या हो जाएगा? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? आर, और आधार क्या हमारा ए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब हमको दूरी भी मिल गया है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या हो जाएगा हमारा? तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो वही यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग कि खाली केवल लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए E1 बराबर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर के जगह पर अब क्या लिख देंगे हम लोग? तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया ना यहाँ पर कि E बराबर क्या होता है? क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान केवल क्या है हमारा? दूरी का मान, तो रूट अंडर है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिख दिया है। अब ये किस दिशा में है दोस्तों? तो बी पी की दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इधर के डायरेक्शन में, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे कि बीपी की दिशा में। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं हम लोग। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने किससे सूचित किया है? E2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर के क्यू बटा में क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये भी, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक का जो दूरी होगा, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपकी ये भी आधार में क्या है? ए है, और लंब क्या है हमारा? आर है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया E2 बराबर के क्यू बटा में। अब भाई आवेश तो वही है ना, आवेश वही है, केवल खाली परिमाण हमने लेना है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे दिशा नहीं, डायरेक्शन नहीं लेना है। तो हमने क्या लिया? के क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये किस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? तो अब देखें तो ये क्या है? पी से लगाकर क्यू ए की तरफ का है ना। ये हमारा डायरेक्शन क्या है? इधर के डायरेक्शन में है ना, तो वही हमने लिखा है पी ए की दिशा में। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए आप, समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पार्टिकल है पूरा होल टू होल वही पार्टिकल है। तो यानी कि जब ये वाला इधर RHS साइड RHS के बराबर है तो LHS साइड LHS के बराबर होगा। तो इसका समीकरण ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चित्र में दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग देखें तो अब बात उठता है यहाँ पर कि सर आप समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर कर दिए E2 के, तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई? तो आंसर है अभी तक नहीं आई है। तो फिर कैसे आएगा सर? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कि E1 का दिशा कोई फिक्स है क्या? नहीं। E2 का कोई दिशा है क्या? फिक्स नहीं है। तो इसका दिशा फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा? या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के रूप में इसे हम लोगों को वियोजित करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अब इस जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसको हम लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। मतलब ये कि समकोणिक घटकों में हम लोग वियोजित करेंगे, लंबवत नहीं, समकोणिक घटकों में। तो ये देखिए यहाँ पर कि E1 के लंबवत हम लोग खींचेंगे, ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, राइट। और ये वाला एक क्षैतिज, ये लंबवत घटक हो गया। अब ये दूसरा क्षैतिज घटक हम लोग खींचेंगे, ये हमारा एक क्षैतिज घटक हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगा? E1, है ना।
अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा E2। तो इसका अब बताइए कि समकोणिक घटक क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं मान लूँ इसको कि ये वाला जो है कोण थीटा है, क्या हमारा थीटा है, ये वाला कोण अगर हम लोग मान लें कि थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका थीटा ही हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ये थीटा है तो इसके, अब ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़े होंगे क्लास 9th में ही कि अगर किसी रेखा पर बना हुआ अगर कोण होता है तो वो क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेखा बना हुआ है, तो ये एक रेखा बना हुआ है तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, या हम कहते हैं कि ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक ही रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब है ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा। जब ये थीटा होगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसे हम लोग उस जो ये हमारा समकोणिक घटक है इसका ये क्षैतिज घटक है ना, तो ये वाला जो घटक होगा इसको क्या नाम देंगे हम लोग, जिसके साथ थीटा रहेगा उसको E1 cos थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूँकि E1 को हम लोग दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर रहे हैं तो क्षैतिज घटक क्या होगा जिसके साथ थीटा लगा रहेगा, E1 cos थीटा, राइट। और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं कि ये क्या हो जाएगा, आपका लंबवत घटक होगा ना, तो लंबवत घटक होगा तो इसको क्या लिखेंगे, E1 sin थीटा। अगर आप इतना करने में थोड़ा सा सक्षम हो जा रहे हैं तो बहुत ही आप काफ़ी समझ जाएंगे और आगे आपका ये बन भी जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा E2 के लिए, अब अगर मैं यहाँ पे कोण बना दूँ थीटा, राइट, यहाँ पे थीटा बना दूँ तो एकांतर अंतर कोण से, यानी कि ये वाला थीटा होगा तो ये भी कोण क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। जब थीटा हो जाएगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं लिख रहा हूँ नहीं क्योंकि गाजुर माजुर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना, गिजमिजा जाएगा पूरा, तो इसको ख़राब नहीं करना है, समझना है। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी क्या होगा थीटा, और जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपको ऊर्ध्वाधर घटक। तो लंबवत घटक क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ये। अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, तो क्षैतिज घटक को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। अब ये वाला हमारा, हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तो ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, राइट। और ये इसी प्रकार ये लंबवत क्या हो जाएगा हमारा, तो ये E2 sin थीटा हो जाएगा, राइट। अब चलिए हम फिगर में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे और भी अच्छी तरह से अगर देखना चाहेंगे आप तो ये हमने जूम करके दिखा दे रहे हैं हम। अब अगर देखें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्या हमने बताया, तो E2 हमारा क्या है, ये हमारा E2 हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये हमारा एकांतर अंतर कोण से बराबर हो जाएगा, राइट। और इधर साइड वाला मैं नहीं लिखा हूँ, खाली समझाने के लिए उसमें रफ साइड में आपको समझा दिया, ठीक। चलिए उसके बाद फिर जब ये हमारा परिणामी होगा तो इसका क्षैतिज क्या हो जाएगा, ये वाला ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ना E2 sin थीटा। इतना हो जाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा आप कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत घटक है ना, 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है और 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है, यानी दोनों लंबवत घटक है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसका डायरेक्शन ऊपर है और इसका डायरेक्शन नीचे है, तो ये दोनों का डायरेक्शन विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, निरस्त कर देगा, यानी समाप्त कर देगा। तो बचेगा क्या, अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों समान दिशा में है ना, क्षैतिज घटक है दोनों और दोनों क्या है हमारा समान दिशा में है। तो जब समान दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे,
यानी कि हम कह दें कि क्षैतिज घटक एक दूसरे के समान और हम लोग कह सकते हैं कि एक ही दिशा में है, जिस कारण E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे में जुड़ जाएंगे क्षैतिज घटक, और लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तो वही बात यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और कम कर लिया जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब पुनः चित्रानुसार बिंदु P पर E1 और E2 को घटकों में वियोजित करने पर, अब E1 और E2 को क्या कर दिए हैं हम, तो घटकों में वियोजित कर दिए हैं। इस चित्र में भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे E1 है और E2 है यहाँ पर, ये है हमारा। तो इन दोनों को क्या किया हमने, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक में वियोजित कर दिया, यानी ऊर्ध्वाधर घटक में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हमने लिखा कि E1 sin थीटा, यानी ये E1 sin थीटा, ठीक, और E2 sin थीटा, जो कि ये नीचे लिखा हुआ है E2 sin थीटा, दोनों लंबवत घटक है, परंतु विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और E1 cos थीटा हमने अभी आपको दिखाया ना, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, या हम बोल दें कि एक ही दिशा में है ना। और इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, यानी विपरीत भी नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और E1 cos थीटा व E2 cos थीटा दोनों क्षैतिज घटक है तथा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसलिए अब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, तो E बराबर, चूँकि हमें तो परिणामी तीव्रता चाहिए ना, इसलिए हम लोग ये चीज़ मतलब वो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर इसको समझ गए हैं, एक दो बार अगर देखेंगे पीछे आगे कर तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा बेस खराब होगा तभी आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि चूंकि हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पर E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के, तो क्या E2 के जगह पे E1 रख सकते हैं, तो ऑफकोर्स रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है कि चूंकि E1 बराबर E2 है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 के जगह पर भी E1 cos थीटा लिख देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो एक ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, राइट। अब देखिए कि आप E1 बराबर क्या जानते हैं, तो E1 बराबर अगर हम ये दो को लिख दें उसी तरह, तो E1 का यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है, उधर हमने निकाला था KQ बटा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और cos थीटा को cos थीटा ही लिख दिया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपली अगर मैं आपको फिगर दिखा दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा हमने है यहाँ पे एज्यूम किया है अपने से, तो इसको हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos थीटा, ये cos थीटा को हटाएंगे हम लोग, तो cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे हम निकाल के आपको बता दें कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, राइट। आधार क्या दिया हुआ है हमारा, आधार दिया हुआ है A। अब किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए, या आप इस त्रिभुज में ले लीजिए, ये वाला में, या ये वाला में ले लीजिए, है ना। दोनों में से कोई भी ले लेंगे तो बात वही आएगा। आधार क्या है दोस्तों, तो A है हमारा। कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण के रूप में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, राइट। तो यानी कि जहाँ cos थीटा है वहाँ पर क्या रख देंगे, ये वाला रख देंगे। तो आइए रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हमने वही रखा है, यहाँ पर ये वाला तो एज इट इज उसी तरह उतार लेना है, ये वाला जो चीज़ है तो हमने उतार लिया यहाँ से 2KQ बटा में। अब देखिए यहाँ पर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और यहाँ पर देखा जाए तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाल के बताया क्या हो जाएगा, A बटा में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रख दिया इसके जगह पर, तो cos थीटा के जगह पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हमने क्या किया है कि K पहले रख लिया, Q
ले लिया, फिर इंटू 2a रख लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P बराबर Q इंटू 2a। तो यहाँ पर रख दीजिए आप। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो K हमने उसी तरह रहने दिया, P बटा में ये वाला। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर भी आपको समझा दे, है ना। यहाँ पे इसका घात 1 है और इसका घात क्या है, रूट का मतलब r² प्लस a² का घात, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, इसका घात तो 1 है और इसका घात क्या है, r² प्लस a² का रूट है ना, तो रूट का मतलब 1/2 होता है। तो जब 1 और प्लस 1/2 को हल करते हैं तो क्या आता है, इसका पावर इन दोनों के बदले में 1 ले लेंगे और पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होने पर घात क्या होता है, जुड़ जाता है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, राइट। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, P रख दिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा R, है ना, ये क्या है दोस्तों, R है और ये वाला A है। तो अब बताइए कि A छोटा है कि R छोटा है, तो आपका आंसर होगा A छोटा है। ये बहुत अल्प दूरी होता है, ये वाला हमने आपको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, ये अत्यंत अल्प दूरी होता है, ठीक। 2a ही अल्प दूरी हमने पहले ही लिख दिया है। तो जब 2a अल्प दूरी है तो a तो और भी अल्प होगा, यानी कि r के तुलना में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यदि r इज ग्रेटर देन a हो तो r² इज ग्रेटर देन a² होगा। यानी कहने का मतलब है कि अर्थात a² का जो मान होगा वो लगभग 0 के समान होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर E हमने लिख दिया उसी तरह, K भी लिख दिया, P भी लिख दिया उसी तरह, r² का r² हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। A के जगह पर क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, और इसका होल घात क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए KP ये हमने उसी तरह रखा, और यहाँ पे बचा r², इसका घात क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 खत्म हो जाता है ना। अब ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमने करके भी रखा है, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, खाली केवल r का घात 3। सो हमने E बराबर KP अपॉन RQ, या आप अगर K का मान रखना चाहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में RQ न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका आप SI मात्रक भी जरूर लिख दीजिएगा, राइट। अब देखिए दोस्तों, सबसे बात पहला अब ये उठता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको फिगर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन में होगा, और द्विध्रुव आघूर्ण का आप जानते हैं -Q से +Q की ओर होता है P की दिशा। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो E का जो दिशा होगा वो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा ना, क्योंकि E इधर डायरेक्शन में और P इधर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो मैं भेजूँ आप तक वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।